तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स से स्पेक्ट्रम नाम का चैप्टर का वीडियो लेक्चर नंबर 2। यस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्पेक्ट्रम। और ये जो स्पेक्ट्रम है आज उसके हम पूरी डिटेलिंग के साथ पढ़ने वाले हैं, एवरीथिंग अबाउट स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्चुअली। तो स्पेक्ट्रम तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझा दिया है लास्ट वीडियो में, वीडियो लेक्चर नंबर 1 में ही, कि एक ट्रायंगुलर प्रिज्म से किस तरीके से जब हम व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं तो वो डिस्पर्जन प्रोसेस के थ्रू आपके पास रिफ्रैक्शन साथ में डिस्पर्जन होता है और फिर आपको बेसिकली विबग्योर नाम का एक बैंड दिखता है, जिस बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते थे, राइट। बट अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसकी क्या कहानी है भाई, है ना। स्पेक्ट्रम तो हम समझ रही है भाई, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की क्या कहानी है, राइट। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम लाइट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाइट ही एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसी से हमें सारी चीज़ें जो है वो समझना है। तो अगर लाइट के बारे में बात करते हैं तो वो दो तरीके से बिहेव करता है। पहला होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है आपके पास वेव नेचर। ध्यान समझिएगा, पहला होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से एक टॉपिक होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो टॉपिक रहता है वो बताता है हमें कि ये जो लाइट है वो पार्टिकल से बने हुए हैं। ठीक है, वो एक छोटे छोटे पैक ऑफ एनर्जी के फॉर्म में उसमें से रिलीज होता है और जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाते हैं वो थोड़ा सा अलग सा प्रोसेस है, अभी आप लोगों को नहीं समझना है। बट इतना समझ लीजिए कि आपको ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो प्रूव करता है कि जो लाइट है ना वो क्या है, आपके पास पार्टिकल नेचर का है। जो लाइट है आपके पास वो पार्टिकल नेचर का है। ठीक है, लेकिन वहीं पे हमारे पास कुछ ऐसे और भी प्रोसेसेस हैं जो बताते हैं कि जो लाइट है वो पार्टिकल के साथ साथ क्या आपके पास वेव नेचर का है। ध्यान समझिएगा, एक्चुअल में ये एक साथ दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका जो नेचर है वो वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर है। अब बात आती है वेव नेचर क्या होता है, मैं समझाता हूँ। देखिए, वेव नेचर हम उसको कहते हैं, ध्यान समझिएगा, लिखा हो क्या, देखिए, लाइट बिहेव्स लाइक वेव ड्यू टू, पहला प्रोसेस हो गया रिफ्लेक्शन, पूरा देख लीजिए। दूसरा टॉपिक हो गया आपके पास रिफ्रैक्शन और तीसरा टॉपिक हो गया आपके पास डिफ्रैक्शन। ध्यान समझिएगा, ये तीन ऐसे बेसिकली फेनोमेना हैं जिससे हम बता पाते हैं कि ये जो लाइट है वो क्या होते हैं, वेव नेचर के होते हैं। ठीक है ना, एक वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो सर ऐसा क्यों है, क्योंकि वेव की एक टेंडेंसी रहती है, एक प्रॉपर्टीज रहती है, प्रॉपर्टी रहता है कि भाई वो रिफ्लेक्शन प्रोसेस को शो करते हैं, रिफ्लेक्शन फिनोमेना को शो कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट हो सकते हैं किसी भी हार्ड सरफेस से टकराने के बाद। सिमिलरली जब आपके पास एक वेव होता है और वो रिफ्रैक्शन शो करता है तो उसमें होता है कि नो डाउट जब मीडियम चेंज होता है तो अपने पाथ को डेविएट करता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी जो वेव्स थे हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट बेसिकली वो इस प्रोसेस को शो कर रहा था। अगला डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा नहीं, समझा देता हूँ, समझिएगा छोटे से। मान लीजिए एक छोटा सा मैंने यहाँ पे होल किया है और यहाँ से हमने एक लाइट को पास करवाया, लाइट एक वेव नेचर मान रहा हूँ, यहाँ से गया और इस तरीके से आपके पास हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि स्ट्रेट सिर्फ इतना ही नहीं जाता, सिर्फ इतना ही में नहीं निकलता फोकस होकर, ये क्या हो जाता है आपके पास, फैल जाता है, अपने एक अलग ही शैडो यहाँ पे दिखा रहा होता है। तो इस प्रोसेस को सिंपली हम कहते हैं कि डिफ्रैक्शन। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया एंड डिफ्रैक्शन हो गया। अगर कोई लाइट इस तरह के बेसिकली फिनोमेना को ऑब्जर्व करवाता है तब हम उसे कह देते हैं कि वो क्या एक वेव है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हालांकि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर इनके बारे में पूरी डिटेलिंग है आपके पास 11th और 12th में, है ना। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए बस आप इतना ही समझ लीजिए कि ये जो आपके पास वेव नेचर का कब होता है, जब ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन शो करता है। अगली चीज़ पार्टिकल नेचर का कब होता है, जब अभी आप सिंपली समझ लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आगे और आगे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, आगे की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा, आगे की बात करते हैं तो देखिए हमसे क्या कहा जाता है इसमें कि लाइट के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब समझते हैं इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट रहता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है कि जो लाइट है ना वो दो चीज़ों से जनरली मिलकर बना है, एक तो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड।
तो बात आती है सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से हैं, समझाइएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना, आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। कहने का मतलब ये है कि ऐसे मानिए यहाँ से लाइट इधर को जा रही, इधर, ठीक है ना, तो ऐसे जाएगी लाइट, वेव नेचर का है तो वेव ऐसे ट्रेवल करेगा ऊपर नीचे, क्रेस्ट रफ आपने साउंड वाले चैप्टर में भी पढ़ा रखा है हमने, है ना, आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से जाता है ऐसे ऐसे। ट्रांसवर्स वेव याद कीजिए, ट्रांसवर्स वेव को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, इस तरीके से, है ना, कोई भी वेव को बेसिकली ट्रांसफर या लॉन्गिट्यूडनल हो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ए हो गया, एक को कह लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इसी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। अब बोलिएगा सर परपेंडिकुलर तो एक तो यही है परपेंडिकुलर, तो दूसरा परपेंडिकुलर आप कैसे बताएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ से ऐसे जाएंगे ऊपर से इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए ये वाले ऐसे गया, ऐसे आया 90 डिग्री बना रहे, ठीक है। दूसरा आप कैसे दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, सामने से आपकी तरफ लीजिए, ऐसे करके, ऐसे यहीं से ऐसा बस। अब ये इसको ऐसे घुमा दूंगा तो आपको पता चलेगा ये ऊपर से ऐसे ही जा रहा है और ये भी परपेंडिकुलर है। समझ में आया ना, फिर से समझ लीजिए, पहला गया इस तरीके से और दूसरा आपकी तरफ से ऐसे आ रहा है। अब बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर कैसे हुआ, तो ऐसे घुमा लो, पता चल जाएगा ये वाला जो ऐसे था वो ऐसे घुमाने के बाद वो एक्चुअल में ऐसे हो जाएगा, तो आपको परपेंडिकुलर देखने लगेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। वन मोर थिंग, सिर्फ इतना ही नहीं, जिस जो उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है, जैसे कि इधर जा रहा है, तो इसके ऊपर भी वो दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। एग्जांपल देख लीजिए, ये ऐसे गया तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पे तो परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो परपेंडिकुलर है ही है, साथ में ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है ऐसे घुमाकर देख लीजिए तो वो भी परपेंडिकुलर है। आ रही होगी बात समझ में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाकर दिखाया गया है, जैसे कि ये ऊपर से नीचे जा रहा है, ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके जा रहा है, तो साफ साफ है भाई कि ये परपेंडिकुलर है किस पे, ये ब्लैक वाली लाइन पे। ब्लैक वाली लाइन की आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अच्छा, एक ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ब्लू वाला देखिए ऐसे, तो ये भी परपेंडिकुलर है किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पे भी परपेंडिकुलर, उसको देखने के लिए ये जो ऐसे जा रहा है इसको थोड़ा ऊपर की तरफ घुमा लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से परपेंडिकुलर है। एक एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, वेवलेंथ आपको मालूम होनी चाहिए, पहले छोटे क्लासों में से क्या होता था, एक वेव की लेंथ, आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला आप ये समझ लें, आप कुछ इस तरीके से समझ लें कि भाई आप यहाँ से गए और यहाँ तक आ गए, तो यहाँ से यहाँ तक की एक लेंथ को हम बोलेंगे 1 लैम्डा, एक वेवलेंथ हुआ, एक वेव की लेंथ, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। दूसरी चीज आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी समझ सकते हैं, इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं और इस वाले को भी हम क्रेस्ट बोलते हैं। ऊपर वाले पॉइंट को क्रेस्ट, नीचे वाले को हम ट्रफ के नाम से जानते थे, TROUGH, ये भी आपके पास क्या ट्रफ है। ध्यान समझिएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और यू कैन से टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब बात आती है यहाँ से यहाँ तक, क्या सर एक वेव की लेंथ होगी, बिल्कुल होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, देखिए क्या है वो, ये 1/4 था, ये 1/4 था एक वेव का, तो ये और ये मिलाकर आधा वेव बना देगा, मतलब इस तरीके से ऊपर का वेव बना देगा। इतना आधा यहाँ से जोड़ दिया मान लीजिए यहाँ तक, फिर ये वाला पोर्शन जोड़ दिया मान लीजिए यहाँ तक, तो ये आधा वेव बन गया। अच्छा, नीचे वाला ये रेड वाला पूरा, तो ये पूरा का पूरा वेव बन गया। इसीलिए बस डेफिनेशन बनाने के लिए डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड क्रेस्ट कर रखा है, टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, तो उसको हम वेवलेंथ कहेंगे। एक्चुअल समझना है तो एक पूरे वेव, पूरा वेव मतलब पूरा सर्कल, आधा ऊपर और आधा नीचे, तो आपको समझना पड़ेगा, पूरा एक वेव की लेंथ बन जाएगी, ठीक है। चलिए, ये जो वेव की लेंथ अभी मैं आपको ने समझाया, वेव लेंथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अभी मैं पूरे ही वीडियो में इसी के बारे में डिटेलिंग में बात करता चाहूँगा। तो आई होप अभी तक आपको ये समझ में आया होगा कि भाई लाइट क्या है, वो ड्यूअल नेचर शो करता है, पहली चीज़ वो पार्टिकल नेचर भी है, दूसरी चीज़ वो वेव नेचर भी है। जनरली अभी हम यहाँ पे वेव नेचर की बात कर रहे हैं। ओके, कहा जाता है व्हेन दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या मतलब हो गया, जो लाइट सिंपल क्या, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है कि उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, समझ रहे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेव होंगे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आपके पास जितने भी तरह के वेव्स हैं, अगर आपने उसको उसी के वेवलेंथ और या फिर उसी के फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो उस पूरे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपने देखा था विबग्योर को हम कहते थे क्या,
स्पेक्ट्रम, सिंपल स्पेक्ट्रम कहते थे। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम कब कहेंगे, जब आपके पास जितने भी लाइट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितने भी वेव्स होते हैं उसको अगर आपने उसी के वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से जानेंगे। ठीक है, आइए अब इसको हम समझते हैं। ओके देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है आपके पास ये पूरी की पूरी। अब कितने तरह के होते हैं वो देख लीजिए। पहला होता है रेडियो वेव्स, दूसरा होता है माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरे, और उसके बाद है आपके पास गामा रे। ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे क्या है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं यहाँ से रेडियो वेव से लेकर गामा रे की तरफ, तो आप ये यहाँ से इस वाली चीज को नोटिस करें, इस वाली चीज को नोटिस करें। ये ऐसे है, एक वेव कब कंप्लीट होगा, यहाँ से शुरू किया है तो ये वाला यहाँ तक आके खत्म होगा, शायद यहाँ से यहाँ तक हो गया 1/4 नहीं, यहाँ पे आकर खत्म होगा। ठीक है ना, यह ऐसे आएगा और एक वेव यहाँ तक आकर खत्म होगा। तो ये वेवलेंथ बता रहा है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसमें लेफ्ट टू राइट का हो सकता है आप उधर से इधर को अरेंज करें तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कहना मतलब गलत ही होगा, बस इतना कहना सही होगा कि रेडियो वेव से जब गामा रे की तरफ जा रहे हैं तो उस केस में आपके पास वेवलेंथ देखिए पहले कितना ज्यादा था। वेवलेंथ देख लीजिए आप खुद, कितना ज्यादा था, बहुत ज्यादा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कोई मतलब हुआ, ये ऐसे करके ऐसे इतना लंबा वेवलेंथ देखिए। उसके बाद आगे देखिए, अब देखिए वेवलेंथ कितनी छोटी हो गई होगी, शायद यहीं तक आएगा ना यार, मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया शायद। चेक कर लेते हैं, ये हुआ 1/4, ये भी हुआ 1/4, ये हुआ 1/4, ये जा तो यहीं पे आएगा पूरा एक वेवलेंथ, तभी बनेगा जब ये आपस में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए इधर की बात कर लेते हैं। इधर की बात देखें तो मान लेते हैं कि यहाँ से शुरू कर रहे ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेवलेंथ कितनी छोटी छोटी देखने को मिलेंगे, एक वेव की लेंथ, और इधर देखेंगे तो और कितनी छोटी देखने को मिलेगी, एक वेव की लेंथ। तो जब आप रेडियो वेव से गामा रे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उस केस में आपके पास वेवलेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी ठीक इसी का रेसिप्रोकल होता है। जो फ्रीक्वेंसी है तो लेफ्ट टू राइट अब जा रहे हैं रेडियो वेव से गामा रे की तरफ, तो उस केस में आप देख सकते हैं 10⁴ फ्रीक्वेंसी थी, मतलब 10,000 हर्ट्ज थी। फिर क्या बन गया, 10⁸ बन गया, 4 जीरो और बढ़ गए, 4 जीरो और बढ़ गए, है ना, फिर इधर जीरोज बढ़ गए और जीरो बढ़ गए और जीरो बढ़ गए, इस तरीके से आपके पास बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो दो चीज़ हो गए, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है मतलब एक सेकंड में कितने वेव्स पास होंगे वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो वेवलेंथ कम हो रहा है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है जब आप रेडियो वेव से गामा रे की तरफ जाएंगे। दूसरी चीज़, जब आप गामा रे से रेडियो वेव्स की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। देखिए इधर से कम थी ज़्यादा था, ज़्यादा, ठीक है ना, कम से ज़्यादा की ओर जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, उसी का ही उल्टा हो जाएगा। ये बढ़ रहा था वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ठीक है, इतनी बात डन है। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं वेवलेंथ पहले था इसका 1000 वेवलेंथ था, 1000 मीटर था वेवलेंथ। वेवलेंथ किस में, मीटर में। इसकी बात करें तो अब 0.01 मीटर हो गया, देखिए कितना कम हो गया। इसका देखिए और कितना हो जाएगा, 0.0000001 मीटर हो गया, देखिए और कितना कम हो गया। ऐसे करते करते 10⁻⁻12 मीटर हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया वेवलेंथ। और जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ कम होती है उसकी उतनी ही ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगा। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो होता है गामा। तो बेटा गामा से बच के रहना, नहीं तो वो आग लगा देगा। ठीक है ना, चलिए आगे की बात करते हैं अब हम। तो आपको थोड़ा बहुत ये जो चीज़ है वो आइडिया हुआ होगा। देखिए हमारे आंखों को जो विजिबल होता है, हम जो देख पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ विजिबल ही होता है। ये वाले पोर्शन विवग्योर वाले, ये वाले विवग्योर वाले, इधर से विवग्योर लिखा हुआ, इधर से आप आर से लेकर वी तक लिख सकते हैं। बाकी ये वाले और ये वाले हम नहीं देख पाते हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से सिर्फ एक विजिबल वाला स्पेक्ट्रम ही है जिसे हम देख पाते हैं, बाकी सारे हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए वो हमें ब्लैक 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 ही दिखाई देता है। ठीक है ना, ये हमारे आंखों के लिए सेंसिटिव नहीं होते हैं, सिर्फ विजिबल वाले सेंसिटिव होते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो किस तरीके से है और ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, चलिए एक छोटी सी यहाँ पे आपको मैंने प्रॉपर्टी लिख रखा है, उसको आप समझ लीजिए। कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उन सबकी स्पीड होती है लाइट जितनी, क्योंकि लाइट ही तो है जो आपके पास क्या काम कर रहा है एक तरीके से, जो आपके लिए क्या काम कर रहा है एक तरीके से, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओए जैक चलो तो इधर उधर करता रहता है ना लाइक। ओके, तो ये जो लाइट की स्पीड है वो कितनी थी, 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अगर सिंपली किलोमीटर में बताऊं तो हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर
जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करती है लाइट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ओके, अब ध्यान समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो भी लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करते हैं, वो भी लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करते हैं, ना उससे स्लो ना उससे ज़्यादा तेज, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, आपके पास क्या रिलेशन है, देखिए ये तीनों होते क्या हैं। सी आपके लिए स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज़ करेंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि सेम होते हैं। नेक्स्ट है वेव लेंथ, ये किसके लिए होगा, वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फ्रीक्वेंसी किसके लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसको आप कई जगह पे न्यू से भी, इस तरीके का एक सिंबल होता है न्यू, उससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डरिएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। इन तीनों के बीच में रिलेशन कुछ इस तरह से होता है, C इज इक्वल टू लैम्डा एफ, C इज इक्वल टू लैम्डा एफ। याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे याद रखेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबको मालूम होगा, स्पीड की जगह कोई डाउट वाली बात नहीं है, C आएगा। डिस्टेंस की जगह कोई डाउट वाली बात नहीं है, वेव लेंथ आएगा, वेव की लेंथ मतलब डिस्टेंस, तो लैम्डा डिवाइडेड बाय में टाइम। अच्छा, टाइम जो है और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन में टाइम पीरियड, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल देंगे तो टाइम इज इक्वल टू 1/f आ जाएगा, या आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, तो जहाँ पे टाइम है वहाँ पे 1/f रख दीजिए, तो C इज इक्वल टू लैम्डा, और जब यहाँ पे 1/f रखेंगे तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एफ, तो C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। यही रिलेशन आपके पास रहने वाला है, याद रहेगा, मेरे हिसाब से रहेगा, हाँ है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितने भी होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। तो एक एक करके देखिएगा, बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। इसमें कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। कहने का मतलब है, अगर आप चाहते हैं कि लाइट को, या फिर सिंपली आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है, तो उनको किसी भी तरह की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना एयर चाहिए, ना वाटर चाहिए, ना किसी और भी तरह का कोई भी मीडियम चाहिए, वो बिना ही मीडियम के ट्रेवल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस with the velocity 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ आपको ऑलरेडी बता दिया गया है ना, कि जो लाइट की स्पीड होती है वो इतनी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी जो लाइट स्पीड होती है वो भी इतना ही होती है, ठीक है। चलिए अच्छा ध्यान रहे, ये वैक्यूम की स्पीड होती है, वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस की स्पीड होती है, वहाँ पे आपके पास किसी भी तरह की मीडियम देखने को नहीं मिलता। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को या फिर लाइट को किसी मीडियम के थ्रू पास करवाते हैं, ठीक है ना, तो उनके स्पीड ऑफ लाइट जो बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कह रहे हैं वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो जो मीडियम होते हैं वैक्यूम के अलावा बाकी सारे वो थोड़े डेंसर होते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इन देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो अब बात आती है कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की स्पीड सेम होती है, तो फिर उसमें जो मतलब डिफरेंस है वो क्या है, तो डिफरेंस उनके या तो वेवलेंथ, यस वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दोनों में ही देखने को मिलता है। जैसा कि आपने अभी इस वाले में देखा कि इन सब के ही वेवलेंथ अलग अलग हैं और फ्रीक्वेंसी अलग अलग हैं। जब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो इन दोनों का मतलब इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास दो टर्म्स आ जाते हैं, एक वेवलेंथ और दूसरी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, ये चीज बता दिया, ये चीज बता दिया, ये चीज बता दिया। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शो फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। तो अभी आपको एक चीज बता दिया गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वेव नेचर के होते हैं, और जितने भी वेव नेचर के होते हैं, है ना, वो हमेशा रिफ्लेक्शन फिनोमेना दिखाएंगे, रिफ्रैक्शन फिनोमेना दिखाएंगे, और साथ ही आपको डिफ्रैक्शन फिनोमेना दिखा जाएगा। स्टार्टिंग में तीनों को एक्सप्लेन कर दिया था, राइट। ओके, नेक्स्ट है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। आपको पता होना चाहिए कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ क्या होता है, वही होता है जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी क्या बोला, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चेंजेस बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। देखिए जब रिफ्रैक्शन होता है तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ पे दो तरह के मीडियम होते हैं। मान लेते हैं कि एक रेयर मीडियम होता है और एक आपके पास डेंसर मीडियम होता है। अगर किसी एंगल पे फॉल कर रहा है, ये आपका नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है,
तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होता है जब रेयर से डेंसर जाता है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये बात, है ना? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उस केस में इधर जितनी वेवलेंथ थी इधर उतनी वेवलेंथ नहीं रहती, इधर 1 है तो इधर 2 हो जाती, इधर जितनी स्पीड थी, मान लेते हैं लाइट ऑफ स्पीड है c1, तो इधर वो नहीं रहती, c2 हो जाती है। देखिए वेवलेंथ ऑफ एंड स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आ जाता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जब डिविएट होता है ना। अच्छा, बट इधर अगर फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कि 20 हर्ट्ज का था, जो कि बहुत कम बोला है मैंने, तो इधर भी आपके पास 20 हर्ट्ज का ही होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बस, कहने का मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होता है। रिफ्रैक्शन में भी, रिफ्लेक्शन में तो वैसे ही कुछ भी चेंज नहीं होता क्योंकि वो सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहे होते हैं। आ रही है ना बात समझ में? ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब था कि 1 सेकंड में कितने वेव्स पास होंगे, 1 सेकंड में कितने वेव्स पास होंगे। ठीक है, चलिए, अगर किसी को फिर भी कुछ समझ में ना आता हो तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा, बड़े अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम ही है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज एक्सेलरेटेड। तो आप जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख रहे हैं, रेडियो वेव्स है ना, और दूसरा क्या था, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड्स, विजिबल, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारे के सारे आप कैसे प्रोडक्शन करवा सकते हैं इनका, जब आप किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे, है ना, एक्सेलरेट करेंगे, है ना, उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वहां से आप इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। वन मोर थिंग, ये जितने भी वेव्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो सारे के सारे ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। याद कीजिए, आपको साउंड वाले चैप्टर में करवाया हुआ है कि 9th क्लास में, बेसिकली 10th क्लास में भी है आपके पास साउंड वाला चैप्टर, बट ठीक है अभी आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए। ओके, तो ये जो ट्रांसवर्स वेव्स होते थे उसके जो पार्टिकल्स होते थे वो क्या होते थे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके पास मूव करते थे और आगे बढ़ते जाते थे। और जो लॉन्गिट्यूडनल में था उसमें टू एंड फ्रो मोशन होता था, आगे पीछे आगे पीछे। याद आ रहा है, याद आया ना? ठीक है ना, चलिए आगे की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर रखनी है। तो यहाँ पे आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे दो छोटे छोटे विजिबल एंड इनविजिबल स्पेक्ट्रम। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास बहुत तरह के स्पेक्ट्रम है, इनका खुद का एक स्पेक्ट्रम है, इनका खुद का एक स्पेक्ट्रम है, इनका खुद का, 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 इन पूरे को हम क्या करें, अलग अलग इनके स्पेक्ट्रम्स हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम है जिसमें खुद का नाम इसका विजिबल ही है, एक्चुअल विजिबल ही है ना। तो ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है बस हमारे आंखों के लिए सेंसिटिव यही है, विवग्योर वाला, वायलेट, इंडिगो, ब्लू और क्या था, विवग्योर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस तरीके से आपको समझना। तो हो क्या रहा है यहाँ पे आपके पास कि ये जो विजिबल वाला है सिर्फ हम इन्हीं कलर्स को देख पाते हैं, बाकी सारे हमारे लिए ब्लैक 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 दिखता है। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी स्पेक्ट्रम होते हैं, कहाँ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो विजिबल और इनविजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो जो विजिबल वाला पार्ट था सिर्फ वही विजिबल है हमारे ह्यूमन आई के लिए, और बाकी सारे के सारे क्या है, गियो, पानी में गियो। आ रही होगी बात समझ में, ठीक है। चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हो देखिए, द ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम। अगर आप पूरे स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो उसमें से जो विजिबल वाला पार्ट था, विजिबल वाला पार्ट था, तो उसका एक छोटा सा वेवलेंथ हो गया, तो वेरी शॉर्ट सेगमेंट हो गया वो, तो बहुत छोटे से सेगमेंट, क्योंकि उसमें आपने देख लिया कितने सारे थे, उनमें से सिर्फ एक ही जो है विजिबल है, राइट। विथ वेवलेंथ रेंजिंग, जिसकी वेव की जो लेंथ की जो रेंजिंग थी वो कितना था, 4 × 10⁻⁷ से लेकर 7 × 10⁻⁷ तक। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 400 डेसिमल आगे शिफ्ट कर दिया तो इंटू पावर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 9 मीटर हो जाएगा। और इसको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, 700 लिख रहा हूँ और इंटू में 10⁻⁻9 मीटर। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 10 की पावर जो 9 होता है उसे हम नैनो बोलते हैं, तो ये बन जाएगा 400 नैनोमीटर, और ये जो बन जाएगा आपके पास वो कितना हो जाएगा, 700 नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर। तो आपको पता चल गया, क्योंकि इसमें ना जनरली वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है, तो आप जनरली इससे याद रख लें, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको लगेगा अलग अलग बुक में अलग अलग, कहीं पे 350 से 700 है, कहीं 400 से 750 है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट ये आप याद रख लीजिए, इनफ रहेगा,
थोड़ा बहुत आगे पीछे अलग अलग किताबों में दिया हुआ, क्योंकि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ही है ये, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कहीं पे भी। चलिए आगे की बात करेंगे। दिस इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम बिकॉज वी कैन सी दिस कलर्स विथ आवर आईज। तो जिस भी कलर्स को हम देख पाते हैं आईज से, उसी को हम क्या कहते हैं एक्चुअल में, विजिबल स्पेक्ट्रम। तो हमारा जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम था उसके अंदर इस तरह के देखने को मिलता है, विजिबल लाइट है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या था आपके पास, इधर से दे रखा है आपके पास कि रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स दिखाया है, इसमें नहीं दिखाया, इंफ्रारेड हो गया, फिर ये विजिबल था, फिर अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रे। तो ये जो चीज़ देखिए कितनी छोटी सी है, देख लीजिए कितनी छोटी सी है। इस छोटी सी चीज़ में ये हमारे पास 7 कलर देखने को मिलते थे विवग्योर वाले, ठीक है ना। ये देखिए बिल्कुल ये जो छोटा सा पार्ट है, सिर्फ इसी में हमारे पास 7 कलर है विवग्योर वाले। आ रही है बात समझ में। और सिर्फ हम इन्हीं कलर्स को देख पाते हैं, बाकी को नहीं देख पाते हैं, इसी को बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। अच्छा, विजिबल स्पेक्ट्रम समझ में आ गया, तो बाकी जो है उनको हम नहीं देख पाते, तो उनको हम क्या बोल देंगे, इनविजिबल स्पेक्ट्रम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वो क्या हो जाएंगे भाई, अल्ट्रावायलेट है, यहाँ पे भी है आपके पास, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया, इंफ्रारेड रेडिएशन हो गया, और भी बाकी आप एग्जाम्पल देते हैं बाकी सारे, ठीक है ना। ये आपके पास सबसे मेन है। नेक्स्ट है, अब हमारे पास जो है, अब हमें सिर्फ एक ही चीज़ पढ़नी है। अब वो एक चीज़ क्या है, तो जितने भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थे आपके पास, उन सभी से रिलेटेड, वन मोर थिंग, वेट थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ब्राइटनेस लग रहा है, कम कर लेते ओके, ठीक है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, जितने भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थे उन सभी के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है कि भाई उनके जो कहाँ से उनके सोर्स है, कहाँ से वो प्रोडक्शन होता है उनकी, है ना, और कहाँ कहाँ पे हम उनकी यूजेज हैं, कहाँ पे हम उनको यूज़ करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, यस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत अच्छे तरीके से कमाल वाली बात ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके 12th क्लास में एक अलग ही चैप्टर है, हालांकि वो बड़ा छोटा सा चैप्टर है, जिसमें यही सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ाई जाती है, यही सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ाई जाती है, ठीक है। अच्छा, आइए देखते हैं, एक चीज़ की और बात कर लेते हैं। अच्छा बेटा, ओके, इसमें कहा जाता है दीज आर द वेव्स ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो आपने खुद देख लिया था कि जो रेडियो वेव था, एक एक करके बात कर रही है, पहला वाला हो गया रेडियो वेव देखेंगे, फिर हम माइक्रोवेव देखेंगे, फिर हम इंफ्रारेड देखेंगे, फिर हम विजिबल देखेंगे, फिर हम अल्ट्रावायलेट देखेंगे, फिर हम एक्सरे देखेंगे, फिर हम गामा रेज देखेंगे। तो ये सीरियल वाइज आपको बताया कि ज़्यादा वेवलेंथ से कम वेवलेंथ की तरफ जा रहे थे, याद कीजिए, अभी बताया था मैंने आप लोगों को। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी इतना ही है, कितना है, 0.3 मीटर से लेकर ये कितना हो जाएगा 600 मीटर तक, ये सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है इनकी, ठीक है ना। वेव की लेंथ इतनी बड़ी है इसकी, बहुत ज़्यादा है। और बाद में ऐसे करते 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 कहाँ तक पहुँचेंगे हम, 10⁻⁻12 मीटर तक, मतलब कितनी ज़्यादा छोटी हो जाएगी। 0.000000011 जीरो लगाने के बाद फिर 1 लगाकर m लगा दीजिए, तो हो जाएगा 10⁻12 मीटर। आ रही कोई बात समझ में, ठीक है ना। इसको आप सिंपली पिकोमीटर भी कहते हैं, तो आप सिंपली 1 पिकोमीटर कह सकते हैं। 1 पिकोमीटर इज दैट इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। ओके ओके, डन, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुए होंगे। आइए कुछ चीज़ों के बारे में और बात करते हैं हम यहाँ पे, और वो चीज़ें हैं इसके सोर्सेस, कि जो रेडियो वेव्स है उसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, उनका सोर्स क्या है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, वाइट वाइट दिख रहा है रे, ठीक है। अब इसका सोर्स क्या है देख लीजिए, इसका सोर्स में कहा जाता है चार्ज्ड पार्टिकल्स undergoing acceleration, time varying electric currents, lightning and astronomical objects, ये इसके सोर्सेस हैं। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो आपको बताया गया था कि जितने भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो उनका प्रोडक्शन होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब आप एक्सेलरेट्स करवाते हैं। यहाँ पे भी वही है, आपने देखा होगा कि कंडक्टर में करंट का फ्लो कब होता है, जब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टाइम के साथ इलेक्ट्रिक करंट कितना वेरी कर रहा है, तो वहाँ से भी आपके पास रेडियो वेव्स का जो प्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ आपने लाइटनिंग देखी होगी, जो ठंडिंग टाइप की आवाज़ आती है बरसात के टाइम पे, राइट, है ना। अच्छा, नेक्स्ट आपको कुछ एस्ट्रोनॉमिकल जो ऊपर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉट्स के लिए, उनमें क्या है, उनमें जितने तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से भी कुछ रेडियो वेव्स जो है वो निकल लेते हुए दिखाई देते हैं, है ना, समझ में आता, समझ में आ गया भैया इतनी बात।
ओके, अब देखते हैं कि यूज़ कहाँ पे करते हैं हम रेडियो वेव्स का। तो जिस तरह से नाम समझ में आ रहा है, रेडियो वेव्स कहीं ना कहीं ये ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑडियो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब एक चीज़ देख सकते हैं, मेरे पास अभी वायरलेस माइक है ना। अब वायरलेस माइक है तो मेरी आवाज़ वहाँ पे जा रही है, क्यों? एक तरीके से ये कैरी आउट कर रहा है। दूसरी चीज़, आप फ़ोन सेलफोन्स पे बात करते हैं तो इतने ज़्यादा आप दूर होते हैं, फिर कैसे पहुँच गए? क्योंकि आप खुद देख सकते हैं, अगर आप देखें पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी हो, आप बात करते हैं यहाँ पे और 1 सेकंड भी नहीं लगता और वहाँ पे पहुँच जाती है आवाज़। ऐसा थोड़ी तो लैग होकर बात हो रही है, नहीं, नॉर्मल बात होता है। रीज़न सिंपल है, क्योंकि रेडियो वेव्स की स्पीड ही इतनी है, 3 लाख किलोमीटर, लाइट की स्पीड जितनी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यार 3 लाख से ज़्यादा दूर हैं क्या हम? नहीं ना, बहुत कम है, बहुत कम दूर पे हम रहते हैं। तो इसीलिए इनको 1 सेकंड भी नहीं लगता, कुछ मिली सेकेंड्स में ही आपके पास सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो ये रेडियो वेव्स में हो गया। कहाँ कहाँ यूज होते हैं रेडियो वेव्स? एक तो रेडियो में खुद होता है, दूसरा आप टेलीविज़न कम्युनिकेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की जितने भी चीज़ें होंगे ना, जैसे रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन, जैसे राडार, राडार का नाम सुना होगा आपने। राडार का यूज़ कब करते हैं? जब हम एरोप्लेन को नेविगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल रूम सुना होगा, कंट्रोल रूम दिस बोलते हैं ऊपर से, तो यहाँ से सिग्नल का ट्रांसमिशन भी इसी के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, किसमें? अपना जो अपने सेल फोन्स होते हैं, मोबाइल फोन्स, उसमें। और एक चीज़ तो बता ही दिया कि ऑडियो कम्युनिकेशन के लिए हम इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और एक तरीके से ये सारे वही चीज़ें। आ रही होगी बात समझ में? तो आई होप आप लोगों को रेडियो वेव से रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब सारी चीज़ें ईजी लगेंगे, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड हम सब में यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो वेवलेंथ देखिए कुछ इतना रहता है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, सबकी वेवलेंथ को आप एक साथ लिखकर थोड़ा सा ट्रिक बना सकते हैं कि धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रहा है। मैंने इंक्रीमेंट ऑर्डर में ही लिखा हुआ, ठीक है ना, कि पहले का इतना था, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। आप देख सकते हैं कि पहले वाले का कितना था, देख लीजिए। पहले वाले का लिख रहा हूँ मैं पहले, ठीक है ना। 0.3 मीटर से लेकर 600 मीटर तक था, 600 मीटर तक था। अब इसका रेंज क्या है देखिए, ये था 0.001 मीटर है, से लेकर कहाँ तक है 3, अच्छा ये वाला तो भाई ये भी 0.3 मीटर से, अच्छा ठीक है। इसकी रेंज कितना, ये 0.3 मीटर है, ठीक है ना। और ये वाला कितना आपके पास 0.001 मीटर है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक धीरे धीरे कम हो रहा है आपके पास, ठीक है ना। इधर से इधर लिख दिया है आपके पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको ये चीज़ तो पता ही होगा कौन छोटा है कौन सा बड़ा है, किधर से किधर जा रहे हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने आप लोगों को सबकी वेवलेंथ जो है बताया हुआ है। पहले का डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी, पहले का ज़्यादा था वेवलेंथ, धीरे धीरे कम हो रही है और कम और कम, ऐसे करके बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक हो रही है इतनी बात? ठीक है। चलिए अब माइक्रोवेव की बात करते हैं। तो आपको माइक्रोवेव के वेवलेंथ पता चल गया, रेंज कहाँ से कहाँ तक है। दूसरी चीज़ है सोर्सेस की, कहाँ से निकलता है। देखिए कहाँ कहाँ से निकलता है, ये आपको देखने को मिलेंगे स्टार से। स्टार से आपको देखने को मिल जाता है कि भाई वहाँ से माइक्रोवेव का निकल रहा है। सबसे बढ़िया सोर्स है नेचुरल वाला, बोले स्टार और सन। नेक्स्ट है माइक्रोवेव ओवन खुद है। अगला कुछ सर्किट्स है हमारे पास, उसमें से निकल कर आते हैं। कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन करते हैं। टावर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एयरटेल का टावर हो गया, जियो का टावर हो गया, ये जितने भी टेलीकॉम वाले टावर्स होते हैं ना, उसमें से हो गया आपके पास ट्रांसमिशन टावर के लिए। नेक्स्ट है रडार से भी निकलता है, और क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब, और साथ में एक होता है गन डायोड। ये दोनों एक तरीके से आर्टिफिशियली मैनमेड हैं, ठीक है ना, फिजिसिस्ट ने बनाया हुआ है। वहाँ से हम प्रोडक्शन करवा सकते हैं किसका, माइक्रोवेव का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इनके सोर्सेस क्या हैं। नेक्स्ट है आपके पास इनके यूजेस, बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से देखते जाइएगा। अब ज़्यादा वक्त हमें इस वीडियो को एंड करने में नहीं लगेगा, बड़ी जल्दी से आप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपके पास माइक्रोवेव का यूज़ कहाँ किया जाता है? एक तो रडार सिस्टम में, फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन, अभी हमने ऊपर बताया रेडियो वेव्स का यूज करते हैं और माइक्रोवेव्स का भी। नेक्स्ट आपके पास माइक्रोवेव्स ओवन्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पसेस। तो माइक्रोवेव्स ओवन का खुद हम यूज करते हैं किसके लिए, कुकिंग पर्पसेस के लिए, आपको मालूम ही है। अगली चीज़ कहाँ पे यूज होता है, कुछ एटॉमिक और मोलिकुलर स्ट्रक्चर को देखने के लिए, उनको बड़े अच्छे तरीके से परखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें मेरे हिसाब से हो सकता है एक आधे वर्ड्स आपको समझ में ना आए,
बाकी आप PDF देखकर बाकी सारी चीज़ें समझ में आ ही जाएगा। और अगर किसी को नीड होती इस वाले PDF के तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, आपको वहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो डिटेलिंग में आपको मिल जाएगा। मैं आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, वैसे तो आप लोगों के पास होगा ही 7428525669। और आप लोग यार वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो अभी फटाफट लाइक कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़, अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आता है, वीडियो सॉल्यूशन दे दिया यहाँ से मैंने, आपको क्लियर नहीं हुआ, फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप मतलब प्रेफर कर सकते हैं ऑनलाइन पर्सनल क्लास, ठीक है ना। अब इस ऑनलाइन पर्सनल क्लास में होगा क्या, आपको 1-on-1 प्रॉपर 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, उसमें सारी चीज़ें आपको अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया जाएगा। नो डाउट एक नॉर्मल क्लास और एक पर्सनल क्लास में थोड़ा डिफरेंस तो आता है। आप पर्सनल क्लास में ज़्यादा मतलब फोकस्ड रह सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों का कवर कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं 1-on-1 वाली क्लास में। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो क्लासेस होते हैं वो पेड होते हैं, तो मैं उन्हीं को रिकमेंड करूँगा जिनके पास बढ़िया पैसे हैं। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते ये, क्योंकि जब पर्सनल टाइम देता है कोई भी टीचर तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो जिनके पास पैसा भी हो आ जाना भाई, करवा देंगे, ठीक है। बाकी नहीं तो बाकी आपको सारी चीज़ें यहाँ से मैं आप लोगों को दे ही रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करेंगे। अब यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशंस की बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको हम हॉट रेडिएशंस के नाम से भी जानते हैं, हीट रेडिएशंस, क्योंकि इसका काम ही है प्रोडक्शन का। अच्छा देखिए, इनकी याद रखिएगा, इनके जो रेंजेज है धीरे धीरे देखते जाइए, कम होता चला जाएगा, ये ज़्यादा है फिर ये कम है, ठीक है। सोर्सेज क्या है, वही हॉट बॉडी जैसे कि हो गया आग हो गया, आयरन बॉल्स हो गया, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सन आपको पास इंफ्रारेड रेडिएशन बढ़िया निकाल कर दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यूजेस देख लीजिए, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, खैर सारे के सबके बारे में। यूजेस में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे पता चलता है, पहला कहाँ यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, किस लिए, मस्क्यूलर स्ट्रेंथ को ट्रीटमेंट के लिए। मस्क्यूलर स्ट्रेंथ, मस्क्यूलर में जब आपके पास क्रैम्प वगैरह आ जाता है, प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पे इसका हम यूज़ करते हैं, क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर की वजह से। दूसरा है फोटोग्राफी एट नाइट और फॉगी वेदर। कमाल वाली बात यह है कि जब आप फोटोग्राफ्स लेते हैं तो उस टाइम पे इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है, इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है, ठीक है ना। कभी आप लोगों ने देखा है कि रिमोट लिया, दबाया, यहाँ से बुक बाग हुआ, थोड़ा सा जला और टीवी ने काम कर दिया, इंफ्रारेड रेडिएशन। फॉगी वेदर हो या फिर कैसा भी थोड़ा सा रात का मौसम हो, बढ़िया ये ट्रेवल कर लेते हैं इस टाइप के में, तो इसीलिए हम इनका यहाँ पे यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, क्योंकि इसके पास पेनिट्रेटिंग पावर होते हैं। तो आप लोगों ने ड्राई फ्रूट्स का तो नाम सुना ही होगा, तो भाई वो अचानक से कैसे ड्राई हो जाते हैं या इतना टाइम लगाते नहीं, इनका यूज़ करके उनको ड्राई कर दिया जाता है ना, वाटर को रिमूव करने के लिए। तो ये इस तरह से काम जो है वो होता है इनका, ठीक है। और भी कुछ यूजेज है, कहते हैं कहाँ पे यूज होते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए, फॉर ट्रैकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग एनिमी प्लेन। तो ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है किसको, हीट को। जैसे एक प्लेन आया, एनिमी हमारे पे अटैक करके चला गया, ठीक है ना, जो जेट वगैरह आया, अब ये इंफ्रारेड रेडिएशन क्या करता है, डिटेक्ट करता है कहाँ से गया, कहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तुरंत गया तो गया उसको फॉलो करते हुए जाता है, और फिर यहाँ से हम मिसाइल छोड़ देते हैं उसके पीछे, लो भाई जाओ, डायरेक्शन बताते रहता है, सीधा जाके धड़ाम। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन का। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन सोलर वाटर हीटर, साथ में सोलर कुकर में भी हम इसका यूज़ करते हैं। क्योंकि इसके हीटिंग इफेक्ट की वजह से, ताकि हमें हीट मिले और उसमें से हमें उसका एप्लीकेशन यूज़ कर ले बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास विजिबल आपको मालूम ही है, विजिबल की रेंज जो है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपको स्टार्टिंग में बताया। कहाँ से निकलता है, सन से, बल्ब से, लाइट से, आपको पता ही है। हमें विजिबल कहाँ से, जो देख सकते हैं, इन्हीं चीज़ों से मिलती है हमें। नेक्स्ट है यूजेस कहाँ है, ह्यूमन आई सेंसिटिव रहते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम विजिबल का यूज़ करते हैं, थोड़ी बहुत हीट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, हमें तो खैर वो तो पता ही है। मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक और चीज़ एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, हार्मफुल इफेक्ट्स, और वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका यूज जो है वो अभी बताऊंगा मैं, पहले इसके बारे में वेवलेंथ देख लीजिए, थोड़ा सा कम हो गया किसके मुकाबले, विजिबल के मुकाबले। अब इसमें कहा था सोर्सेस क्या क्या है, तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक जो स्पार्क होते हैं उसमें से निकल कर आ जाता है। एक होता है डिस्चार्ज ट्यूब, आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर पढ़ा है 9th क्लास में तो अच्छी बात है ना। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि उसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब होता था, जिसके हेल्प से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है ना। तो वहाँ से भी निकलता है। अगला आपके पास मरकरी वेपर्स,
लैंप विथ क्वार्ट्ज एनवेलप। देखिए एक चीज बता देता हूँ, जो नॉर्मल ग्लास होता है, नॉर्मल ग्लास, वो क्या करता है, वो इस टाइप के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन ये जो क्वार्ट्ज होते हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ ग्लास होते हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो उस तरह से एक ट्यूब मान लीजिए बना लिया, मान लीजिए आपके पास एक ट्यूब बना लिया और इसी में हमने प्रोडक्शन करवाया, किसका, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का। तो यहीं पे एब्जॉर्ब ना कर ले, इसको बाहर निकाल कर दे, उसके लिए हम इस तरह का यूज़ करते हैं लैंप का, मरकरी वेपर लैंप का यूज़ करते हैं, और उसमें एक एनवेलप लगा दी जाती है क्वार्ट्ज की, नॉर्मल ग्लास की नहीं, क्वार्ट्ज की, ठीक है। वेरी हॉट बॉडीज, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म बॉडी हो, वहाँ से आपके पास ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो निकलता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। देखिए नीचे लिख भी दिया मैंने, द सन प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, मोस्ट ऑफ विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर। आप लोगों को पता है ऊपर आपके पास ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करता है, सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को निकलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ अमाउंट में हमारे पास यहाँ पे आने देता है। और ये हमारे लिए अच्छी बात भी है, अभी समझाऊंगा क्यों, ठीक है ना। आइए अभी हम फिलहाल यूजेज के पास आते हैं। किसका यूजेज भाई, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का यूजेज, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या कहा जाता है, कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, बैक्टीरिया को। तो भाई अगर ये बैक्टीरिया को मार देते हैं तो हम यूज कर सकते हैं ना पानी को क्लीन करने के लिए, लो भाई, इसीलिए बोला है, इसीलिए दे आर यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो पीने वाले पानी में से बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज कर लेते हैं। और दूसरी बात आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एक ऑपरेशन थिएटर्स में यूज करते हैं, क्या, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं उसको, तो उनको क्लीन करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट, क्योंकि इतने ज़्यादा छोटे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमें देखते नहीं है बैक्टीरिया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल वाटर से धोने से बात नहीं बनती, तो उनको क्या करते हैं हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के थ्रू पास करवाते हैं, तो सारे ये ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस when absorbed by skin stimulate the body to produce vitamin D। आई हाई देखिए, अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आपके बॉडी में गया स्किन के थ्रू तो आपके सेल्स को स्टिमुलेट करता है, उसको जगाता है, भाई ऐसा कर, विटामिन डी का प्रोडक्शन कर दे। और हम आपको पता ही है हमारे बॉडी के में विटामिन डी की कितनी ज़्यादा नेसेसरी है, ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, राइट। चलिए आगे की बात करते हैं, ये सारी यूजेज हैं आपके लिए, देखिए कितनी सारी यूजेज है, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है ना। कहा जाता है दे आर यूज टू डिटेक्ट प्योरिटी ऑफ जेम्स, या फिर आप एक्स बोल लीजिए, घी बोल दीजिए, या फिर कुछ मिनरल सैंपल्स होते हैं उनकी प्योरिटी को यूज़ करते हैं, कौन से रीजन से, फ्लोरेसेंस जो फिनोमेना है, जो प्रोसेस है, जो प्रॉपर्टी है एक, उसकी वजह से। फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्लोरेसेंट मटेरियल में गिरता है तो उसमें से स्पार्क जैसा वो ग्लो करता है एक्चुअल में, तो उस वाले प्रॉपर्टी की वजह से इसको यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि जो जेम्स है वो प्योर है या नहीं है, कितनी इम्प्योरिटी है उसमें, एक्स वगैरह सही है या नहीं, घी हो गया, कुछ मिनरल के सैंपल्स होते हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है ना, इस टाइप की चीज़ें। नेक्स्ट है दे आर यूज टू डिटेक्ट फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट, जो मतलब नकली डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भी हम पता करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है दे आर यूज फॉर डिटेक्टिंग ओरिजिनल डायमंड्स या फिर फेक डायमंड्स को पता करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, बड़ा काम का चीज़ है भाई ये तो। ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ, क्योंकि इसके धीरे धीरे आपको पता चल रहा है, धीरे धीरे वेवलेंथ क्या होती चली जा रही, कम होती चली जा रही। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कैन बी फोकस्ड इनटू नैरो बीम फॉर हायर प्रिसीजन एप्लीकेशन सच एज लासिक आई सर्जरी। आप लोगों ने सुना भी होगा कि हम आंख में लेजर वाला कोई प्रोसेस करवा लेंगे तो हमारी आंखें ठीक हो जाएंगी, तो कहता है क्या है, कॉर्निया को रिप्लेस कर देता है, कौन, लेजर वाले ट्रीटमेंट जो होते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है लेजर असिस्टेड इन सिटू केराटोमेटोली, जो भी है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है, क्या कहते हैं इसको, यार मैं भूल गया मैं क्या बताने वाला था, ठीक है। तो अच्छा हाँ, यही जो मैं बताने वाला था कि जो हमारे आई है उसमें ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का यूज़ करके ये ट्रीटमेंट किया जाता है, इस बात का ध्यान रहे। अच्छा ये नहीं होना चाहिए कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा देर तक अल्ट्रावायलेट का रेडिएशन का जो है वो हो रहा है आपकी बॉडी में, क्योंकि उनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, और वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एक एक करके पढ़ देते हैं। सबसे पहले कहा जाता है अगर आप एक्सपोज करते हैं अपने बॉडी को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए,
तो वो एक तो टैनिंग प्रोडक्शन कर सकते हैं, आपके शरीर काले पड़ जाएंगे। काले इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि ये आपके बॉडी को स्टिमुलेट करता है विटामिन डी के साथ साथ मेलानिन को भी प्रोडक्शन करने के लिए। मेलानिन क्या होता है, तो एक तरीके समझ लीजिए मटेरियल जिसकी वजह से आपकी बॉडी, अगर आप काले हो लाइक मैं हूँ अभी नॉर्मल, मतलब एक थोड़ा सा ज़्यादा भी काला ना बोल रहे हैं कम, तो मेरे बॉडी में जो मेलानिन की क्वांटिटी है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा होता तो बहुत ज़्यादा बॉडी मेरी क्या होती, काली होती। या फिर अगर कोई बॉडी का पार्ट आप देख रहे हैं ब्लैक है, मेरा हेयर ब्लैक है, तो वो इसलिए इसी रीजन से कि मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रखा है वहाँ पे, ठीक है ना। तो हर एक के साथ यही होता है, जितना ज़्यादा मेलानिन बॉडी उतनी ज़्यादा काला। तो ये आपके बॉडी को इसलिए कि स्टिमुलेट भी कर देता है कि भाई मेलानिन का प्रोडक्शन करो। तो ध्यान रहे, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अगर आप कांटेक्ट में आए तो आप काले हो जाएंगे, सीधी सी बात, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट की बात करेंगे, द एक्सपोजर ऑफ आवर बॉडी टू लार्ज अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज डेंजरस टू आवर हेल्थ, इट कैन कॉज स्किन कैंसर। अगर आप बहुत देर तक, भाई मजा आ रहा है, विटामिन डी मिल रहा है विटामिन डी लेते रहना बेटा, बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप इसके कांटेक्ट में रहेगा तो स्किन कैंसर होगा, फिर मरोगे, ध्यान रहे, ठीक है ना। फिर ध्यान रहे भाई, तो इन सारी चीज़ों को जब पढ़ाया जाता है तो बड़े प्यार से ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है ना। ये आगे की बात करते हैं, इसमें कहा जाता है one should not see the sun directly for a longer time because the ultraviolet radiations coming from the sun are harmful effects to the, अब देख लीजिए लेजर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो भी अगर इतना नहीं तो भाई साहब 4-4 घंटे 10-10 घंटे तक लगा कर रखे हैं, थोड़ी देर में बस भैया हो गया, निकलो। क्यों? क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक कॉन्टैक्ट में हमारी बॉडी के साथ रखा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, तो हमारा हेल्थ खराब हो जाएगा, स्किन कैंसर, आँख में बड़ी दिक्कत हो जाएंगे, हमेशा के लिए परमानेंटली ब्लाइंडनेस कॉज कर देता है ये। तो इस चीज़ का ध्यान रहे भाई, ठीक है ना। और अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा वेल्डिंग का नाम सुना, वेल्डिंग करते हैं वेल्डर्स, है ना, ले लेते हैं एक ग्लास लेते हैं फिर वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलते हैं। ग्लास लेके क्यों करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्यों नहीं देखते, बस इसी रीजन से। और हमें भी इसलिए कहा जाता है कि जब कोई बंदा, कोई पर्सन अगर वेल्डिंग कर रहा हो तो कभी भी आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं बनाना, सूरज दादा के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं बनाना। क्यों? ये दोनों ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रिलीज कर रहे हैं, हमारे आंख में, हमारे स्किन में डायरेक्ट कांटेक्ट में आया तो भैया गिव, ठीक है ना, ध्यान रहे। मतलब बहुत देर तक नॉर्मली थोड़े मोड़े से कुछ नहीं होता, इतना तो हम देखते रहते हैं, हमारे पेरेंट्स कितना ही मना करें हम जाके जरूर देखते हैं एक बार, है ना। चलिए, लेकिन ध्यान रहे इन चीज़ों से बच कर रहे हैं। अब आगे हमारे पास है, एक तो एक्सरे है और दूसरा आपके पास गामा रे है, उसके बाद खत्म भाई, एक एक्सरे और एक दूसरा क्या आपके पास गामा रे है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम, कितना टाइम हो गया भाई, ओहो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। वेवलेंथ रेंज, देखिए ये चीज़ आपको पहले बता दिया, याद करने पड़ेंगे। अगली चीज़ है एक्सरेज कैन पेनेट्रेट थ्रू ह्यूमन फ्लैश बट दे स्टॉप्ड बाय बोन्स। एक चीज़ का ध्यान रहे, जितनी ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ, पहले भी बताया था अभी बता रहा हूँ, जितनी ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर, उतना ही ज़्यादा वो पेनेट्रेट कर सकता है बॉडी को। तो ये जो एक्सरे है वो हमारे मसल्स को, ह्यूमन फ्लैश को पेनेट्रेट कर देता है, बट हड्डी को पेनेट्रेट नहीं कर पाता, उसके थ्रू पास नहीं हो पाता है। तो इसका यूजेस भी है उसी के हिसाब से, अभी समझाता हूँ, ठीक है ना। इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके एक्सरे को प्रोडक्शन किया जाता है। यूजेज में कहा जाता है, दे आर यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पजेस इन मेडिकल साइंस फॉर द डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स फॉरेन बॉडीज लाइक बुलेट्स एंड स्टोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके हड्डी पे प्रॉपर है, हमने यहाँ से एक्सरे रे को पास करवाया, तो यहाँ तक जाएगा और हड्डी रोक लेगा, उसके बाद नहीं जाएगा, क्योंकि वो हड्डी को पेनेट्रेट नहीं कर पा रहा है ना, उसको पेनेट्रेट नहीं कर पा रहा है। अगली चीज़ बड़े प्यार से समझिएगा, अगर इसी के जगह पे मान लीजिए यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, तो यहाँ से हमने एक्सरे ऐसे डाला जाता है ऐसे, और इधर ऑब्जर्व किया जाता है कि कहाँ से रिलीज हो रहा है। तो अगर ऐसा डाल रहे हैं तो जहाँ पे फ्रैक्चर होगा वो तो भैया जाने देगा, जा बेटा निकलो। जब इधर से निकल गया तो डॉक्टर को पता चला अरे एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे क्या है, फ्रैक्चर है, तो उस हिसाब से फ्रैक्चर पता किया जाता है। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपको यहाँ पे गोली लगी पेट पे, यहाँ पे अंदर चला गया, पता नहीं कहाँ पे है वो, पता ही नहीं चल रहा है, डॉक्टर्स को पता करना है, तो गोली में से पेनिट्रेट करके एक्सरे बाहर नहीं जाएगा भाई, जाएगा तो फिर पीछे देख लेगा भाई किस हिसाब से कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से नहीं निकल रहा है, जहाँ से नहीं निकलेगा रे और गोली यहीं पे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो मसल्स है यहाँ पे, पूरा मसल्स के थ्रू तो निकल ही जाएगा। और अगर कोई हड्डी भी है तो डॉक्टर्स को मालूम है कहाँ पे हड्डी है, कहाँ पे क्या है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रहे। नेक्स्ट, दूसरी चीज़, जैसे बुलेट्स के साथ है वैसे आपके पास किडनी स्टोन्स वगैरह, आपको पता है ना, एक्सरे करवा लो बेटा, एक्सरे करवा लो, अरे एक्सरे इसीलिए करवा लो क्योंकि वो स्टोन्स बुलेट्स वगैरह को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो रेस बाहर नहीं जाएंगे तो पता चल जाएगा कि यहीं पड़ा हुआ है भाई आपके पास, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं।
नेक्स्ट दे आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फॉल्ट्स, क्रैक्स एंड फ्लॉज, होल्स इन फाइनल 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 ये क्या होता है? फाइनल मेटल, अच्छा फाइनल मेटल, ओके सही है सही है। मतलब यहाँ पे फाइनल का क्या काम है? मान लीजिए आपने छड़ की बात करते हैं, जो बार्स होते हैं वो आपको पता है घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो हो गया, या फिर और भी कोई मेटेलिक मटेरियल जो बिल्कुल तैयार है वो यूज़ के लिए, बट अपने को मालूम करना है कि अरे बाहर से तो बड़ा सुंदर लग रहा है, क्या अंदर से इसमें क्रैक है? हो सकता है, चांसेस है। और अगर वो क्रैक वाला यूज़ कर लिया मान लीजिए बिल्डिंग के पर्पजेज से ही, तो आगे चल के वो कंस्ट्रक्शन तो 100% टूटेगा भी। अब टूटने से बचने के लिए मान लीजिए ब्रिजेज है, बढ़िया एकदम आयरन वगैरह यूज़ करते हैं, अगर उन आयरन के बीच में अंदर से, बाहर से बढ़िया दिख रहा है लेकिन अंदर से उसमें फ्लॉज होंगे, तब क्या होगा भाई? तो बाद में जब लोड पड़ेगा तो गिरेगा, अंदर से टूटेगा वो पूरा, तो पूरा ब्रिज कोलैप्स हो जाता है। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए क्या करते हैं, एक्सरे का यूज़ करते हैं, मेटल्स के थ्रू पास करवाते हैं, जहाँ से क्रैक होता है निकल जाता है, जहाँ से क्रैक निकलता है वहाँ से नहीं निकलता लोग, समझ में आ रहे हो? तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये इसमें फ्लॉज है, तो इसको हटाओ, इसको दोबारा से मेल्ट करके रिकास्ट करके दोबारा से मोल्ड करके बना दो। आ रही कोई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट एक्सरे का हम यूज करते हैं कहाँ पे? फॉर द स्टडिंग एटॉमिक अरेंजमेंट्स इन क्रिस्टल्स एज वेल एज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। इनके बारे में आप 12th क्लास में इस बार सिलेबस में से हटा दिया यार, पढ़ोगे, खैर वैसे फिर भी पढ़ोगे आप लोग कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर मतलब इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास गामा रेज भाई, गामा रेज, गामा, दिस इज योर लास्ट, राइट। तो वेवलेंथ रेंज आपको मालूम पता चली गया है, कहा जाता है दे आर हाईली पेनेट्रेटिंग, इसकी सबसे ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ है, रेडियो की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, और इसकी सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है। अब इसमें कहा जाए दे आर, और फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, तो पेनिट्रेटिंग पावर भाई साहब एकदम कुट कुट के भरा हुआ है, इसमें पेनिट्रेट करेगा। दे कैन इजिली पेनिट्रेट थ्रू थिक मेटेलिक शीट्स ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर, ये लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास का, 15 और मान लीजिए, मतलब इतना मोटा अगर आपके पास एक मेटल की शीट्स है तो उसको भी आराम से पेनिट्रेट कर सकता है। एक्सरे तो हड्डी को, बुलेट्स को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था, आप इसकी पावर को देखिए, धीरे धीरे समझिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपका अगर हम बात करते हैं इसके सोर्स की, तो वो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर एलिमेंट्स, न्यूक्लियर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे कि आपके पास यूरेनियम का नाम सुना होगा आपने, आपने थोरियम का नाम सुना होगा, आपने पोलोनियम का नाम सुना होगा, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जब इनके न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन के थ्रू डिसइंटीग्रेट करवाया जाता है, सिंपल समझ लीजिए ब्रेक करवाया जाता है, तो उस केस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। दो केस में निकलता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में और एक न्यूक्लियर फिजन के केस में। आप इन दोनों प्रोसेसेस को आगे पढ़ोगे, आपके पास एक आपका खुद का एक चैप्टर है आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो उस केस में वहाँ पे आप अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस तीन तरह के पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ पे गामा रेस है, तो वहाँ पे आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, ये चीज़ें। ये न्यूट्रल पार्टिकल रहता है वैसे तो ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होते क्योंकि ये न्यूट्रल रहते हैं, ध्यान रखें इनका, ठीक है ना। बट अल्फा बीटा नहीं रहते हैं, वो बात की बात है, हम बाद में बात करेंगे। आइए आपको नेक्स्ट की बात करते हैं यूजेस। दे आर यूज टू किल किसको? कैंसरस सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, दस हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स। कैंसर और ट्यूमर्स में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, उसको हम बोलते हैं कैंसरस सेल्स या फिर ट्यूमरस सेल्स। तो उनको रिमूव करवाने के लिए पेनेट्रेटिंग पावर, हाई पेनेट्रेटिंग पावर की वजह से हम गामा रेज का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, दे कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इजीली, सो दे आर यूज्ड टू प्रिजर्व फूड स्टफ्स फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। बहुत तगड़े तगड़े महंगे महंगे जो फूड स्टफ्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए हम गामा रेज का यूज कर सकते हैं। बाकी ये बड़ा तगड़े सी चीज़ है, इसके बारे में हल्के मत लेना इनको, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्या था आज के क्लास में। काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो, क्यों? क्योंकि मैं पिछले 2-3 वीडियो से आप लोगों को स्लो पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मतलब कमेंट में मैसेजेस आते रहते हैं, सर आप बहुत तेज़ पढ़ा रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे करके मतलब मैसेजेस आते रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो हो गया हूँ। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी स्लो करने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा अंदर जा जाएगा, आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारी चीज़ें एक चीज़ बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। लेकिन आप वक्त को छोड़ दीजिए, थोड़ा एक बार टाइम दीजिए अच्छे से, साथ में नोट्स बना लीजिए, मज़ा सा आ जाएगा। इफ़ यू नीड PDF, है ना, आपको क्या करना है, मैसेज कर देना, व्हाट्सअप नंबर आप या तो उसमें से ले लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में से, या तो मैंने आपको बीच में लिखकर बताया था, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर ऐसा है तो आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।